हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट 1, जिसमें हम मेनली डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड 1857 रिवोल्ट, जिसमें हम छोटी छोटी लेकिन बेसिक टर्म्स उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनके बेसिस पर हम इन पूरे रिवोल्ट्स को, जितने भी हमारे पास रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं, उन सब को हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे कि 1857 रिवोल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसी को हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, उनको भी हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, सबसे पहले हमें इस टर्म को समझने की कोशिश करनी है। रिवोल्ट क्या है? रिवोल्ट, ठीक है, तो देखो हम बार बार एक टर्म देखते हैं और देखेंगे रिवॉल्यूशन, और एक टर्म हम देखेंगे मोमेंट। ठीक है, ये क्या है ये टर्म्स और इन दोनों का क्या मतलब है, हम पहले इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो रिवॉल्यूशन और मोमेंट दोनों का मतलब है चेंज लाना, किसी भी चीज में चेंज करने की कोशिश करना, कुछ भी करना, कोई भी काम करना। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हो, अपने एटीट्यूड में, अपनी इनकम में, सब रिसोर्सेज में। ठीक है, तो वो क्या है? चेंज लाना। लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? रिवॉल्यूशन में, मोमेंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, रिवॉल्यूशन कहता है कि मुझे चाहिए थोड़ा सा पीरियड, शॉर्ट टाइम। आप थोड़े से टाइम में और बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप एग्जांपल से समझिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं मेरे पास में ना सिर्फ 6 महीने का टाइम है, बस 6 महीने में अगर हो गया तो बात खत्म, अदरवाइज मैं ये छोड़ दूंगा, मैं और कुछ करूंगा। 6 महीने, ठीक है, आप छोटे से पीरियड में आप बहुत बड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, वो कहते हैं मैं 1 साल के अंदर अंदर इसको इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूंगा। भाई थोड़ा टाइम ले लो। नहीं, मुझे जुनून होता है ना, बस करना है, बस कर दूंगा, बाद में क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करना, इसी पे हमें देखने को मिलेगा 1857 रिवोल्ट। ठीक है, अभी समझेंगे उस चीज को क्या है। दूसरी तरफ हमारे पास है एक टर्म जिसको हम बोलते हैं मोमेंट। मोमेंट क्या है? मोमेंट का मतलब है चेंज। वो भी कहते हैं चेंज लाने, लेकिन ये कहते हैं हम शॉर्ट पीरियड में नहीं, हमें लॉन्ग पीरियड चाहिए, लॉन्ग टाइम, आराम से करेंगे, धीरे 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 धीरे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जैसे कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपने कहा देखो आज छोटा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, धीरे धीरे मुझे मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, मुझे मार्केट में इंफॉर्मेशन चाहिए मार्केट की कि उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, धीरे धीरे उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, धीरे धीरे अपने आप को बड़ा बनाना है। यहाँ से हमें देखने को मिलता है मोमेंट। ठीक है, चेंज तो चाहिए लेकिन वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड होगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे करेंगे। यहाँ से हमें 1857, अब आप इसका एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हो। 1857 रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी लीडर्स हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं हमें बस अब बस बहुत हो गया, हमें क्या करना है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। और कितने टाइम में? थोड़े से टाइम में, बस हमें कोई लेना देना नहीं है, बस मारो काटो ख़त्म करो। ठीक है, तो वो इसको हम क्या बोले? रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन थोड़े पीरियड में। वहीं आप मोमेंट को देखो तो आप 1920s के बाद जब आप देखोगे तो आपको महात्मा गांधी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लंबा टाइम लेते हैं, 1920s में आते हैं और 47 तक वो बहुत सारे मोमेंट्स करते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स। वो कहते हैं धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करो। जैसे आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बोला कि देखो, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के बेस पे, उन्होंने कहा 100 रुपये
लोगों तक समझना है ना, लोगों तक समझाना है उनको तो कि लोग क्या सोच रहे हैं, ताकि मास इकट्ठा हो वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो आपको किसी से 100 रुपये चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके 100 रुपये ले रखे हैं, आप जाइए डिमांड करो 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, हमारे 100 रुपये दे दो, हमारे 100 रुपये वापस दीजिए। अब इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम 100 रुपये तो नहीं दे सकते आपके, हम तो आपको 25 रुपीज़ दे सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने बोला ठीक है 25 रुपये दे सकते हो ना, दो 25 रुपये दो। अब लोग इनके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, आप 100 रुपये मांगने गए थे, आपने 25 रुपये लिए, ये क्या मतलब हुआ। बोले कोई बात नहीं, आप रुको तो सही। अब बचे 75। अब फिर दूसरे मूवमेंट के लिए खड़े हुए, फिर चिल्लाने लगे 75 75 75, हमारे 75 रुपये वापस दीजिए, 75 रुपये वापस दीजिए। इसका मतलब भाई फिर दोबारा से बोले हमें 100 के 100 तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हम एक बार में उनसे 100 रुपये ले लेंगे, नहीं, धीरे 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 धीरे, थोड़ा मिल रहा है थोड़ा ले लो, अगले टाइम में दोबारा से जितना बचा है उसको भी लो, ठीक है। फिर 75 में से उन्होंने फिर से बोला चलो 25 दे देते हैं आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बचे 50। नेक्स्ट टाइम फिर से मूवमेंट करेंगे, उसमें फिर आवाज़ उठाएंगे 50 रुपये हमारे वापस कीजिए, 50 रुपये हमें वापस कीजिए। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं कि भाई पहले हमारे 100 में से कुछ ही नहीं मिल रहा था, अब क्या हो रहा है 25 तो मिले, 50 तो मिले, अब 50 ही बचे हैं, 50 भी ले लेंगे धीरे धीरे करके। तो ये क्या है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। समझ आ रही है बातें। इसको बोलते हैं मोमेंट, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। दोनों पॉइंट्स में क्लियर समझ होना चाहिए रिवॉल्यूशन क्या है और मोमेंट क्या है। समझ आ गया। अब रिवॉल्यूशन अगर आपको करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए हमें, और वो टूल क्या है, वो टूल है रिवोल्ट। रिवॉल्यूशन लाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से, क्योंकि आप एक दिन में चेंज करना चाहते हो, उसके लिए एनर्जी आपको हाई चाहिए, उसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। तो रिवोल्ट जो वर्ड है, रिवोल्ट, ये क्या है, रिवोल्ट एक टूल है, क्या अचीव करने के लिए, रिवॉल्यूशन अचीव करने के लिए, दैट इज नोन एज रिवोल्ट। समझ आ गया, समझ आ गया। अब रिवोल्ट के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे आप अपना खुद का नाम देखिए, आपको घर पे कोई कुछ अलग नाम से बुलाता होगा, आपके फ्रेंड्स आपको अलग नाम से बुलाते होंगे, स्कूल में आपका कुछ और नाम होगा, रियल नेम अलग होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से रिवोल्ट के भी बहुत सारे नाम हैं। इसी को हम रिवोल्ट भी बोल देते हैं, इसी को हम अपराइजिंग्स बोल देते हैं, इसी को हम उलुगुलान, कुछ जगह पे इसको उलुगुलान के नाम से भी जानते हैं, उसी जगह पे हम इसको हो नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। पीजेंट रिवोल्ट्स होते हैं, रिबेल्स होते हैं, रिबेलियंस भी बोलते हैं, एंड सो ऑन। ये सब टर्म एक ही है, और ये सारे के सारे क्या चाहते हैं, रिवॉल्यूशन लाना। वो चाहते हैं कि थोड़े से टाइम में बहुत बड़ा चेंज करना है, हमारे ऊपर जो ये पावर आके बैठी है इसको हटाना है बस, ठीक है। पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट समझ आ गया। अब इसी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 1857 रिवोल्ट से पहले भी कोई रिवोल्ट हुए, या केवल यही है, या फिर हम समझें कि इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको आप ऐसा समझिएगा, जैसे जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो नंबर सिस्टम में हम जीरो को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, हमारे लिए जीरो की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है बजाय अदर नंबर के। तो सिंपल सी बात है, जीरो वो नंबर है जिससे पहले हम अगर देखें, अगर हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो हमें स्मॉल नंबर्स देखने को मिलते हैं, छोटे नंबर्स। अगर हम इसके राइट साइड में चलने की कोशिश करें तो हमें इधर वैल्यूज धीरे धीरे बड़ी होती नजर आएगी, इधर हमें माइनस में देखने को मिलता है, इधर हमें प्लस देखने को मिलता है। तो एक अगर हम बात करते हैं, एक लाइन जो एक गैप होता है जहां से हम इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कि इससे छोटा या इससे बड़ा, वही सेम चीज हमारे लिए 1857 का रिवोल्ट है।
1857 रिवोल्ट कुछ इसी तरीके का है, जो कि क्लासिफाई करता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि इससे पहले के रिवोल्ट्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और इसके बाद में जो होंगे उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको एक सेंट्रल सिस्टम मान के चलते हैं, सेंट्रल, कि यहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कि इससे पहले हमारे पास किस तरीके का हमें सिस्टम देखने को मिलता है, क्या चेंज देखने को मिलता है, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके के लोग, जैसे हमें यहाँ पे रूलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मनी लेंडर्स देखने को मिलते हैं, मनी लेंडर्स। हमें यहाँ पे जमींदार देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ पे पीजेंट्स देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ पे आर्टिजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग हैं हमारे पास। अब जरा इन टर्म्स को समझिएगा। ये सारे के सारे लोग क्या है? रूलर, जो कि एक राजा है। ठीक है, जिसने टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले रखा है। ठीक है, जिसके पास में पावर्स है। मनी लेंडर, जिसके पास पैसा है, पैसा है, पैसे के दम पे वो किसी भी चीज को चेंज कर सकता है। ठीक है, जमींदार कौन है? ये एक तरीके का कलेक्टर है, कलेक्शन कर रहे हैं, भाई इस जमीन से कितना पैसा आना है, इस जमीन से कितना पैसा आना है। अभी हम इन चीज़ों के बेसिस पर ही समझेंगे कि इनका क्या लॉजिक रहा है, क्या रीज़न रहा है। ठीक है, पीजेंट्स, ये जो खेतों में काम करने वाले हैं, जिनकी अपनी खुद की ज़मीन है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो दूसरे की ज़मीन पर जाकर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। उसी तरीके से आर्टिजन्स है। आर्टिजन्स का मतलब क्या है? आर्टिजन्स वो है जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्शन करके और कमाने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में है। ठीक है, अब 1857 का जो रिवोल्ट होता है, इससे पहले हमें बहुत सारे रिवोल्ट्स देखने को मिले, बहुत सारे रिवोल्ट्स। यहाँ पे हमें बहुत सारे तरीके के रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। उन रिवोल्ट्स में और 1857 का रिवोल्ट जो होता है उनमें क्या डिफरेंस है, हम किस तरीके से इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, इससे पहले के जितने भी रिवोल्ट हुए वो रीजन बेस हुए। रीजन बेस का मतलब है, जैसे मान लो किसी एक छोटे से एरिया में, मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई भी एक टेरिटरी है। ठीक है, जैसे हमने इंडिया की बात की है तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास में पूरा पार्ट है। ठीक है, इसमें ये कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं। इनमें केवल यही कह रहा है कि भाई मेरे पास में पावर नहीं है, मेरी पावर छीन ली, मेरे से पावर ले ली। बगल वाले को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगल वाला कह रहा है भाई क्या रखा है इसमें, लड़ाई में क्या रखा है, रिवोल्ट करने में, तेरी प्रॉब्लम है, तू सुलझ, हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिवोल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें रिवोल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है सभी मिलकर एक साथ में इकट्ठा होकर रिवोल्ट कर रहे हैं। छोटा सा रीजन, यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग हैं, वही आए, वही रिवोल्ट कर रहे हैं। इनके ऊपर कितना, इतने सारे ईस्ट इंडिया कंपनी में इतने सारे ऑफिशियल्स हैं, वो जाएंगे सप्रेशन कर देंगे, सप्रेस, खत्म, कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, कोई नहीं चलेगा। क्या पावर होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे छोटे से रीजन में और वो रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन है? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्या यहाँ पे किसी भी तरीके का नेशनलिज्म है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अपना खुद का मोटिव है। इस छोटे से रिवोल्ट में जो छोटा सा रीजन है, उसमें जो रिवोल्ट हो रहा है, उस रिवोल्ट के पीछे रीजन है। हो सकता है कास्ट का रीजन हो, किसी जगह पे कास्ट सप्रेशन किया जा रहा है, कास्ट के अगेंस्ट हो सकता है वो रिवोल्ट
वहां पे पावर को ले लिया तो उस पावर के अगेंस्ट हो सकता है वो रिवोल्ट किसी जमींदार से उसकी जमीन ले ली, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट हो सकता है। किसी पीजेंट ने रिवोल्ट कर दिया क्योंकि उसकी जो जमीन थी उस जमीन से उसको हटा दिया और उसकी जमीन को छीन लिया, उसके लिए वो। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इससे पहले जितने भी रिवोल्ट्स हुए उन रिवोल्ट्स में पर्सनल रीजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पर्सनल रीजन, बहुत सारा रीजन। मेनली किस पे आता है? पर्सनल, कि भाई मेरा ये रीज़न रहा है, मेरी ज़मीन ले ली इस वजह से मैं इनको उठाना चाह रहा हूँ, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी जो पावर है मुझसे छीन ली, तो मैं चाहता हूँ इनको निकालो, मेरी पावर वापस मिले। ठीक है, तो ये हमें रीज़न देखने को मिलते हैं 1857 से पहले। कोई रीज़न ऐसा नहीं है कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं और फिर वो रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेनली यहाँ पे हमें सप्रेशन देखने को मिलता है, सप्रेशन, सारे सप्रेस कर दिए क्योंकि छोटा सा पार्ट है, रिवोल्ट करेगा, हटाओ यार, कौन सुनेगा इनकी, हटाओ यार इनको। 1857 में हमें क्या देखने को मिलता है? ये सारे के सारे लोग, इनका अपना रीजन है, रूलर का रीजन, इससे इसकी टेरिटरी ले ली, मनी लेंडर का रीजन, इसको जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी पैसे की, वो इसे छीन ली, जमींदार का रीजन, इनसे जमीनें ले ली, पीजेंट्स का रीजन, इनको उनकी ही जमीन से हटा दिया, आर्टिजन्स, आर्टिफिशियल जो हम बात करें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पे डायरेक्टली आने लग गए, वो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये धीरे धीरे ये लोग यहाँ पे रिवोल्ट का पार्ट बनते हैं, टेरिटरी थोड़ा सा बड़ा बनती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे इस तरीके में, एक ये रीजन है जो रिवोल्ट कर रहा है, ये बाकी सारे बैठ के देख रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम 1857 रिवोल्ट की बात करें तो ये जो रीजन है, जैसे मान लीजिए ये कुछ रीजन्स हैं, ठीक है, ये रीजन, कुछ रीजन ये इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा देखो भाई हमारे इस पार्ट में कुछ इस तरीके का ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यहाँ से इसको चेंज करना है। इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, रीजन इनके भी पर्सनल ही हैं, अभी इनके रीजन भी पर्सनल ही हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि देखो हम ग्रुप बनाते हैं और फिर इनको मारना शुरू करते हैं और इनको बाहर निकालते हैं, यहाँ से ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है इसकी कंपैरिजन में? यहाँ पे लीडरशिप आएगी कि भाई देखो हम अगर मान लो इकट्ठा हो रहे हैं तो उस इकट्ठे होने के लिए भी हमें एक यूनिटी तो चाहिए, जो हमें समझाए, जो हमें बताए कि भाई आपको इस टाइम पर उस जगह मिलना है। मान लो सपोज करो आप 4 लोग हो और 4 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें ना गोवा घूमने जाना है, 4 लोग हो, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, चारों ने डिसाइड किया कि हम गोवा घूमने जाएंगे। बोले ठीक है, लेकिन ये बताना तो भूल ही गए कि भाई कितने बजे निकलना है, क्या क्या सामान लेके जाना है, कहाँ पे मिलना है, कहाँ से चलना शुरू करना है, ये डिसीजन हुआ ही नहीं। एक भाई सुबह 6 बजे निकल लिया, एक भाई की आंखें ही नहीं खुल रही है, इसे पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, ये कह रहा है गोवा जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस गोवा जाना है, बस ये सोचे बैठा है, दोस्तों पे व्हाट्सएप पे सब पे शेयर कर रहा है, गोवा जाना है, गोवा जाना है। कहाँ, कैसे, कब कब निकलना है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है इनके बीच में, वो डिफरेंस। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या ये चारों एक साथ पहुंच पाएंगे? नहीं। वही रीज़न हमें यहाँ देखने को मिलता है और वही रीज़न हमें यहाँ देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी हमें यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे जो इकट्ठे हुए उनमें लीडरशिप तो है, थोड़ी बहुत है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत कम है। रीज़न बड़ा हो गया, रीज़न पहले यहाँ पे एक पार्ट था, अब यहाँ पे इतने पार्ट में सभी के सभी मिलकर रिवोल्ट कर रहे हैं, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था
ये कहता है नहीं, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी है, हमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब एक बात सोच के देखिए, आप 10 लोग बैठे हो, ठीक है, आप किसी के अगेंस्ट बात कर रहे हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, और उनमें से 2 लोग ऐसे निकल के आ गए, वो कह रहे हैं देखो यार नहीं, ये गलत चीज़ है, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 में से 8 कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दो, निकाल दो बाहर, और उनमें 2 लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसको तो रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये कौन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह हैं, जो कोट पैंट पहने बैठे हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये लोग इसके अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं रिवोल्ट नहीं होना चाहिए, गलत है, तो ये बाहर है। तो धीरे धीरे हमें क्या मिलेगा, अपोजिशन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बात नहीं करनी, हमें जो रिवोल्ट करने वाले वो गलत है, वो गंदे लोग हैं, इस तरीके की बात करेंगे। और इसके बाद जब हम बात करते हैं आफ्टर 1857 रिवोल्ट, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत बड़ा चेंज। और वो चेंज क्या, ये जो 8 में से 10 में से जो 8 लोग थे जो रिवोल्ट करना चाह रहे थे, उसके बाद ये जो 2 बचे एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो 2 बचे जो ये कह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी है, इनको भी समझ आया कि नहीं भाई नहीं, गलत बात है, ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे साथ। इन्होंने समझा चीज़ों को और इन्होंने कहा कि ये जो रिवोल्ट हुआ वो गलत नहीं हुआ, ये सही था, हमें इनको हटाना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए। उसके लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक बड़ी पावर जिसके अंडर चल के ये काम कर सके। अदरवाइज अगर यदि सभी के सभी लोग अपनी मर्जी करना शुरू कर दे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि सब ऊब जाएंगे, भाई देखो अब अपने बस का नहीं है, आखिरी में तंग आके लड़ाई पे उतर आ जाएंगे, रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी एज ए रिवोल्ट, एज ए लीडर वो निकल के आते हैं और वो कहते हैं कि हमें रिवोल्ट नहीं करना है, हमें धीरे धीरे चीज़ों को मनाना है, धीरे धीरे अपने पार्ट को, 100 रुपये थे, आज भी थे और कल भी हमारे ही रहेंगे, बस लेना है, लेकिन वो धीरे धीरे करके लेना है, ठीक है, पूरे के पूरे 100 रुपये चाहिए, धीरे धीरे करके लेंगे। कोई भी किसी भी तरीके की अपने, अगर यदि मैं बात करूं कि गुस्से में ना आए, जैसे मिल रहे धीरे धीरे करके लेंगे, ठीक है। तो 1857 रिवोल्ट के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो हम आगे चल के फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि रिवोल्ट उससे पहले वालों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1857 के बाद में, तो ये जितने भी रीजन्स हैं सभी के सभी इकट्ठा होंगे, सब लोग इकट्ठे हुए और इन सब ने मिलके कहा कि हमें अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, धीरे धीरे मोमेंट्स करके, टाइम चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ ही हमें इसको निकालना है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अदरवाइज उनको सप्रेशन का मौका मिल जाएगा कि भाई आपके लोग देखो अग्रेसिव हुए, हमने उस एग्रेशन को दबाने के लिए हमने आपके ऊपर जो भी एक्शन लेना पड़ा वो लिया है, ठीक है, तो सप्रेशन का बहुत अच्छा रीज़न मिल जाता है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने बोला कि हमें आराम से करना है, कोई भी अग्रेशन शो नहीं करना, पॉइंट क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, पॉइंट क्लियर एकदम। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं 1857 रिवोल्ट, इसके पीछे क्या रीजंस रहे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरी चीज़ें समझ आ गई है, और इनको अब ये जो कॉन्सेप्ट है आप इसको आगे अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हिस्ट्री में चल क्या रहा है, ठीक है। देखिए रीजंस बिहाइंड 1857 रिवोल्ट्स, इसमें अलग अलग टॉपिक्स है, हम उसमें लीडर्स के बेसिस पे कौन सी जगह पे क्या रिवोल्ट होता है उसको लीडरशिप के बेस पे, और हम इसमें बात करेंगे रीज़न। अभी फ़िलहाल हम पहले डिस्कशन करते हैं कि रीज़न कौन कौन से रहे।
रीजंस बिहाइंड 1857 रिवोल्ट। ठीक है, देखो इसमें हमें बहुत सारे रीजंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉलिटिकल रीजंस की, पॉलिटिकल रीजंस हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलते हैं यहां पे सोशियो रिलीजियस रीजंस, वो भी देखने को मिलते हैं। हमें यहां पर इकोनॉमिक रीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें यहां पे मिलिट्रीली, अगर हम बात करें मिलिट्री का, तो वो भी हमें बहुत सारे रीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मेनली बहुत अगर अदर पॉलिसीज वो भी हम समझेंगे, उनके बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि बहुत सारे रीजन्स रहेंगे। पॉलिटिकल रीजन, सोशियो रिलीजियस रीजन, ठीक है, इकोनॉमिक, मिलिट्री, जॉब के बेसिस पर इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा, इंडियंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो सब हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल रीजंस कौन कौन से रहे जिनकी वजह से 1857 रिवोल्ट होता है और हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल रीजंस की। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे ताकि इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हमें ना रहे। ठीक है, देखो पॉलिटिकल रीजंस, सबसे पहला है हमारे पास में, हमने अगर मैं बात करता हूं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हमारे पास में बन के आते हैं, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज आती है। अलग अलग गवर्नर जनरल अपनी अलग अलग पॉलिसी लेके आते हैं। जैसे हमने बात की वेलेस्ली की, ठीक है, सॉरी, ये एक पॉलिसी लेके आता है जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस एक तरीके का इनडायरेक्ट रूल है। वो क्या करते हैं कि अपना एक बंदा, मेनली वो पूरी तरीके से जो रूलर है उसके पास से पावर ले लेगा और पूरा कंट्रोल अपना वहाँ पे इस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, रूलर क्या करेगा? खाली हाथ बैठा है, उसके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस में सॉरी, सब्सिडरी अलायंस एक तरीके से पावर विदाउट रिप्रेजेंटेशन, या हम ये बोले रिप्रेजेंटेशन विदाउट पावर। दो टर्म्स हमारे पास में, पावर विदाउट रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन विदाउट पावर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा इस सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग, अगर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जितनी भी पावर है, इकोनॉमिक पावर हो गई, ठीक है, मिलिट्री पावर हो गई, वो तो रहेगी हमारे पास में, और जनता को जो भी जवाब देने है वो राजा के पास रहेगा। मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है रूलर। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, राजा को बोला देखो आप राजा बन के रहिए, आप बैठे हो जहाँ बैठे हो, जैसे बैठे हो वैसे रहिए, लोग आपके पास आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके पास आएंगे, आप उनकी दलीलें सुनोगे, आप उनकी प्रॉब्लम सुनोगे, उनकी बातें सुनोगे, आप हो राजा, लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, लेकिन जितना भी पैसे का काम होगा, ठीक है, जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा, पैसे से रिलेटेड जितना भी काम होगा, ठीक है, मिलिट्री का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, ट्रीटी से रिलेटेड, फॉरेन्स के साथ में किस तरीके का रिलेशन आपको बनाना है, वो सारा हम देखेंगे। मतलब इनके पास तो है पावर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है पावर, लेकिन रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूलर। पावर विदाउट रिप्रेजेंटेशन किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि मेरे पास सारी पावर है, सारी, लेकिन रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? बदनाम होगा। जैसे मान लीजिए
किसी जगह पे टेरिटरी को ले लिया, तो टेरिटरी को लेने के लिए लोग किसके के पास जाएंगे? रूलर के पास, कि भाई तेरी टेरिटरी में और हमारे साथ अन्याय हुआ है। लोगों को प्रॉब्लम होगी, रूलर के पास आएगा। लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत होगी, इनके पास आएंगे। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, यहाँ पे बदनाम कौन हो रहा है? रूलर। सेफ कौन बैठा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सब्सिडरी अलायंस लेके आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इसके थ्रू हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स, जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं तो हैदराबाद सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस किया। 1719 में 99 में हमें देखने को मिलता है मैसूर। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में तांजोर 99 में हमें देखने को मिलता है। 1801 में अवध, पेशवाज के साथ में, सिंधियाज के साथ में 1802 में। तो इस तरीके का सब्सिडरी अलायंस वो करते हैं। धीरे धीरे उनके टेरिटरी अपने कब्जे में ले आते हैं, रूलर को अपना पपेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है वेलेस्ली का। उसने इस तरीके का काम किया। अब ये जितने भी रूलर है, हमने वहाँ पे क्लासिफिकेशन किया। रूलर हमने देखा, ठीक है, मनी लेंडर्स देखे, हमने पीजेंट्स देखे, आर्टिजन्स देखे। अगर हम बात करते हैं तो जमींदार्स देखेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगा? यहाँ पे रूलर परेशान होगा। क्यों? क्योंकि रूलर के हाथ में जो पावर है वो तो है ही नहीं। और पावर किस में? पैसे में। पैसा सारा किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये जो लोग हैं, ये सब कहेंगे कि यार हमारे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने, हम तो बर्बाद हो गए। तो चलो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। कब सोचेंगे? जब इनके हाथ से धीरे धीरे अभी के लिए कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं, जैसे हैदराबाद है, इसने आगे से जाके सब्सिडरी अलायंस किया। क्यों किया? इसको लगता था कि इसके बगल वाला खतरनाक है, मराठाज है वो खतरनाक है, इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमें सेफ रहना है। अभी के लिए ये सोच रहे हैं कि हमें सेफ रहना है। लेकिन जब इनको धीरे धीरे पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में सेफ नहीं हो, आपको कब्जे में लाया गया है, आपको अपने कंट्रोल में ले लिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो इनकी आंखें बाद में खुलेंगी। ठीक है, तो ये लोग रिवोल्ट के लिए तैयार होंगे कि हमें रिवोल्ट करना चाहिए, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन परेशान? रूलर। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आता है। और वो कौन आता है? डलहौजी। एक्चुअल में डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, क्योंकि 1833 का जो हमारे पास चार्टर एक्ट आता है उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, जब ये बन के आया तो ये एक पॉलिसी लेके आता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसने किस पे आवाज़ उठाई? उन्होंने कहा कि देखो, जिनकी एक्चुअल अगर हम बात करें तो उनकी संतान नहीं है, ठीक है, अगर किसी ने अडॉप्ट कर रखा है तो वो हम उसको उसका खुद का बच्चा नहीं मानेंगे, अडॉप्टेड सन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उनसे ऐसे जगह जिनके पास में उनका खुद का बच्चा नहीं है, ठीक है, तो उनसे उनकी टेरिटरी ले लो और वो कंट्रोल किसका होगा? हमारा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में होगी वो जगह। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखने को मिलती है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें इन्होंने 7 स्टेट्स जिनको अपने कब्जे में लेके आए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सतारा, 1848 में ये लेके आते हैं सतारा को। अगर हम बात करें तो संबलपुर, अगर हम बात करते हैं संबलपुर के बाद में जैतपुर। ठीक है, अगर हम बात करें तो उदयपुर, नागपुर। ठीक है, ये इनको अपने कब्जे में लेके आ रहे हैं। ठीक है, कि क्या बोल के? अवध को भी धीरे धीरे ये अपने कब्जे में लेके आते हैं।
क्या बोल के, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपका कंट्रोल नहीं है, आप अच्छे से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, आपकी टेरिटरी के ऊपर, तो आप इसे छोड़िए और ये हमें दे दीजिए, ठीक है। जैसे इसी में हम देखते हैं झांसी, भगत, ठीक है, तो ये 7 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर ये कंट्रोल लेके आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के अपने अंडर लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 पॉलिसीज देखने को मिली, एक जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, दूसरा जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, पॉइंट क्लियर। तीसरी पॉलिसी हम देखते हैं रूलर्स के लिए, और वो है बिहेवियर, बिहेव करना। ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ जगह, जैसे हमारे पास में बिहेवियर, सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल्स के साथ में। इन्होंने मुगल्स के साथ में जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाने की कोशिश की। क्या चेंज लाने की कोशिश की कि पहले क्या होता था, मुगल ऊपर बैठते थे और ये सब नीचे बैठते थे, लेवल में नहीं, नीचे। मुगल एम्परर होता था वो ऊपर बैठते हैं और ये सब नीचे आके बैठते हैं कोर्ट में। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपना लेवल बराबर लेके आए और वहाँ पे बराबरी में आके बैठना शुरू किया। फिर इन्होंने इनको हटाया और नीचे कर दिया साइड में कि बस अब तुम्हारा खेल खत्म, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही हमें देखने को मिलता है, जैसे हमें देखने को मिला यहाँ पे ऑकलैंड करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश जो मुगल्स हैं इनको बोला कि भाई देखो, आप ये जो कोर्ट खेलते हो ना, कोर्ट में लोग आएंगे, उनकी शिकायतें सुनोगे, उनकी प्रॉब्लम्स देखोगे, क्या यार आप राजा नहीं हो, आपका उतना पावर नहीं है, तो आप किस बात का एक तरीके से प्रॉब्लम सुनने वाले हो, हटिए आप, साइड हो जाओ, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कोर्ट लगाते हो ना आप, ये नहीं लगाओगे आगे से। ये सब ख़त्म किया। इनको लोग गिफ्ट दे के जाते थे। कहा ये भाई जब तेरे पास पावर ही नहीं है तो गिफ्ट का एक क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, आगे से आप ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। नजराना जो लेते हो आप लोग आपको नजराना देके जाते हैं कि मैं मुग़ल एम्परर से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाऊँ, मैं उनको कुछ भेंट करके आऊँ। नहीं, ये सब हटाइए इनको साइड में। इन्होंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी कि आप कोर्ट नहीं लगाओगे, गिफ्ट नहीं लोगे किसी से। इनके बाद एलन बेरो आए। ये भाई आया, इसने बोला कि देखो ये जो कॉइन्स हैं, जो भी सिक्के बन रहे हैं, उन सिक्कों पे मुग़ल एम्परर अपनी इमेज बनाता है और वो लगाते हैं। बोले हटाइए इनको, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। आपकी आगे से कोई भी जो भी फ़ोटो होगी रूलर की, वो कॉइन्स के ऊपर नहीं होगी। मुगल्स का वहाँ से हटा दिया, सिक्कों पर से नाम ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद में डलहौजी आया। डलहौजी ने क्या बोला, डलहौजी ने बोला कि भाई देखो आप रह रहे हो रेड फोर्ट में, क्यों भाई, खाली करो इसे, इतना बड़ा आप गिने चुने लोग हो, फैमिली मेंबर हो, आप रेड फोर्ट में क्यों रह रहे हो, हटिए, साइड होइए, यहाँ से निकलो और यहाँ से निकल के आप साइड में चले जाओ। इन्होंने रेड फोर्ट खाली करवा दिया। जो लोग पहले इनसे डरते थे अब वो इनसे इनका घर खाली करवा रहे हैं, आप निकलिए यहाँ से, बाहर जाइए। उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है अभी भी इनके पास में कुछ ऐसी पावर्स है, अभी भी ये एम्परर कहने के लायक है, अभी भी मुगल एम्परर बोला जा रहा है। लेकिन जैसे ही कैनिंग आता है, इसने बोला कि ये जो बादशाह वर्ड लगाते हो ना, हटाओ इन्हें। काय का बादशाह, कौन बादशाह, बाहर हो जाइए, बादशाह भी हटा दो। तो क्या हो रहा है, देखो मुगल्स जो कि सेंटर पावर में है, सेंट्रल पावर, सेंट्रल अथॉरिटी, जहाँ पूरे इंडिया पे कंट्रोल होता था, वहाँ पे इनसे धीरे धीरे करके चीज़ें ली जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिहेवियर है मुगल्स के लिए वो चेंज हो रहा है। तो लोगों ने ये चीज़ें देखी कि यार जो कभी इतने बड़े महान आदमी हुआ करते थे, इतने बड़े लोग थे, और इनको इन्होंने धीरे धीरे ऐसे साइडलाइन कर दिया, तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए।
मुगल्स के लिए कुछ करना चाहिए, तो लोग इकट्ठे होना शुरू होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मराठास। सेम चीज़ होती है मराठास के साथ। मराठास में पहले बाजीराव टू करके हमें रूलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक तरीके से पेशवा देखने को मिलते हैं, बाजीराव टू। इनको बोला कि आप पेशवा हो, ठीक है, क्योंकि ये सतारा में सेंटर पॉइंट में थे। मराठास के लिए तो वो रूलर ही है। इनको बोला था जब ये 1818 में जो मराठा वॉर होती है वहाँ से ये डिफीट होते हैं, तो वहाँ पे इनको क्या बोला कि आप एग्जाइल पे जाइए, और इनको कानपुर भेज दिया। कानपुर के बिठूर में इनको वहाँ पे भेज दिया, और उनको बोला कि आपको आगे से हम 8 लाख रुपए एज ए पेंशन आपको पैसा देंगे, ये पैसा आपको मिलता रहेगा, उसके बाद आपका कोई हक नहीं है कुछ और चीज़ करने का, कुछ भी काम, आप जाइए वहाँ पे चुपचाप अपना लाइफ स्पेंड कीजिए। ठीक है, इनको भेज दिया। इनके बाद इनका जो संतान है वो है नहीं, इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, और वो है दोंदूपंत। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती 1853 में। तब तक तो ये पेंशन पे थे, 8 लाख रुपए इनको पेंशन मिल रही थी, पेंशन चल रही है, ठीक है। इनकी डेथ होती है 1853 में, और डेथ के बाद में अब दोंदूपंत है जो क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पेंशन मिलनी चाहिए। अब इन्होंने बोला कि भाई तुझे हम पेंशन नहीं देंगे। इन्होंने कहा क्यों, मुझे पेंशन चाहिए, मैं हक बनता है मेरा। इन्होंने कहा नहीं, आपका कोई राइट नहीं है, आपको हम कोई पेंशन नहीं देंगे। तो अब ये बंदा भी खड़ा होगा, कहेगा कि रिवोल्ट करेंगे, इन्होंने हमारे साथ में बदतमीजी की है, भाई मेरे को राइट है कि मेरे को ये रुपए मिलने चाहिए, मुझे नहीं दे रहे, तो मैं इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से हम बात करते हैं अवध की। अवध, इन्होंने अवध को कैप्चर किया, क्या बोल के, इन्होंने कहा कि देखो अवध, अगर हम बात करते हैं 1765 में, 1764 में हमें बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलती है, और बैटल ऑफ बक्सर से हमें वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में इन्होंने अवध वाला पार्ट, हाफ पार्ट इन्होंने लगभग, एक तरीके से हम बात करें कि हाथ काट दिया अवध के। 1801 में इन्होंने अवध के साथ में सब्सिडरी अलायंस कर लिया। 1856 में हम देखते हैं कि ये बोलेंगे कि अवध में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से गवर्न नहीं कर पा रही है। बेगम हजरत महल है जो वहाँ पे रूल करती है एज ए रूलर। इन्होंने कहा कि आपके बस का ही नहीं है, यहाँ पे रिवोल्ट हो रहे बहुत सारे, आप एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आपके बस का नहीं है, तो हम इसको हटा रहे हैं मेल एडमिनिस्ट्रेशन कह के, और उनको ख़त्म कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है अवध में, अवध वो जगह है जिसने बंगाल की जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी मिलिट्री में लोग हैं वो लगभग अवध से है। अब ये सारे के सारे लोग, भाई जो ऐसा तो है नहीं कि पैदा हुए और होते के साथ में सीधे के सीधे आर्मी में भर्ती हो गए, पहले पीजेंट्स रहे होंगे, जमींदारी की होगी इनके, इन्होंने खेती बाड़ी की होगी, पीजेंट्स हैं जिन्होंने लैंड क्रॉपिंग की है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं कि भाई हमारी जो ज़मीन है वो हमसे छीनी जा रही है। आज हम मिलिट्री में हैं, हम ब्रिटिशर्स के लिए खून बहाने लग रहे हैं, ब्रिटिशर्स के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी ज़मीनें हमसे छीन रहे हैं। यूनिफॉर्म में ब्रिटिशर्स के साथ में यूनिफॉर्म में कौन बैठे, पीजेंट बैठे हैं, और वो कहाँ के, अवध के हैं। उन्होंने देखा कि भाई हमारी सारी टेरिटरी धीरे धीरे करके इन्होंने कब्जा ली, पूरी के पूरी टेरिटरी पे अपना कंट्रोल कर लिए, हमें इनसे वापस चाहिए। तो यहाँ से हमें अवध का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, किसमें, 1857 के रिवोल्ट में, जहाँ पे अवध के साथ में मिसबिहेव किया गया, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम देके
उसके बाद यहाँ से मिलिट्री में जो अपराइजिंग्स देखने को मिलेंगे वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। उसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज जमींदारी सिस्टम। हम बात करते हैं कि जमींदारी क्या है, जमींदार कौन है। देखो, जमींदार है वो इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। फोर्थ रीजन दैट इज जमींदार। अब ये क्यों खड़े हुए? इनके खड़े होने के पीछे का रीजन था। देखो, मुगल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है, उन्होंने कुछ इस तरीके से कर रखा था, इजारादारी, और इनके नीचे होते थे जमींदार। ठीक है। ये क्या करते थे, ये पैसे का कलेक्शन करते थे यहां से पीजेंट से। ठीक है। मुगल्स जो सेंट्रल पावर में, इन्होंने अपॉइंट कर रखे थे कुछ इजारेदार, इजारेदारों ने अपॉइंट कर रखे थे अपने नीचे कुछ जमींदारों को कि भाई इतने गांवों की ज़मीन का जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो मेरे पास आएगा। तो जैसे मान लो, सपोज करो ये एक है, इन्होंने 5 जमींदार अपॉइंट कर दिए। इन 5 जमींदारों के नीचे बहुत सारे अलग अलग जमींदार होते थे। यहाँ पे एक जगह पे 10 है, एक जगह पे 50 है, कुछ अलग है। इन जमींदारों ने पीजेंट्स के पास में कलेक्शन करने हैं। तो पीजेंट को एक्चुअल में पता ही नहीं ये पैसा जा कहाँ रहा है, इनको पता ही नहीं है। लेकिन इस तरीके का सिस्टम हमें देखने को मिलता है मुगल्स के टाइम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही आती है, उन्होंने इजारेदार को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये किस काम के, इनको हटाओ, और इन्होंने सीधी पावर दे दी थी जमींदार के हाथ में। सीधी पावर जमींदार को दे दी कि भाई आज से आप सीधा सीधा काम करोगे, पैसे कलेक्शन करोगे, और जो ये लैंड रेवेन्यू है, जहाँ से जितनी टेरिटरी से आप कलेक्शन कर रहे हो, इस पूरी टेरिटरी का जो पार्ट है वो आपका, ये आपका। उन्होंने इस तरीके से ज़मीन इनको दे दी, जमींदारों को दे दी। ठीक है। अब डलहौजी आता है, डलहौजी आया और उसने कमीशन लेके आया, दैट इज इनाम कमीशन। इनाम कमीशन। अब इनाम कमीशन क्या है? इनाम कमीशन क्या है? देखो, 3 तरीके की लैंड होती थी। अगर हम मुगल सिस्टम की बात करते हैं तो उस टाइम में एक होता था जिसको हम बोलते थे खलीसा लैंड, एक होती थी जिसको हम बोलते थे इनाम लैंड, और तीसरी होती थी इजारा लैंड, इजारा। ठीक है। जागीर, जिसको हम जागीर बोलते हैं, इजारा नहीं, जागीर, जागीर्स। ठीक है। ठीक है। खलीसा, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता था सेंटर का, मतलब मुगल्स का। मुगल के लिए ही होगी ये लैंड, सेंट्रल पावर की होगी, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इनाम लैंड जो होगी वो लैंड है कुछ ऐसे चुनिंदा जो चाहने वाले हैं, जिनको भेंट कर दी, जिनको दे दी कि भाई देखो इस लैंड का पार्ट है, ये आपकी हेरिडेटरी होगी, आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, ये आप ही के पास रहेगी, कोई आपसे छीन नहीं सकते। इस तरीके का पार्ट इनको दे दिया। जागीर क्या होती थी? जागीर कुछ जैसे आर्मी के लिए यूज़ में लेने वाली जो ज़मीन है उसको दिया गया, जहाँ पे हॉर्सेस को रखा गया, आर्मी को रखे गए, इन्फेंट्रीज होंगे वो इनके साथ में होंगे। तो यहाँ पे कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, उनके लिए कि आप इस ज़मीन से जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन आएगा वो आप आर्मी मेंटेन करने के लिए रखोगे। लेकिन कंट्रोल किसका होगा? सेंटर पावर का। ये जो इनाम लैंड है वो कंट्रोल होगा जो पीजेंट है, सॉरी जो जमींदार है या इजारेदार है, उसका कंट्रोल होगा। ठीक है। अब ये जो लैंड है ये मिली है हेरिडेटरी, मेरे को, मेरे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके भी बच्चों को, तो ये चलेगी और ये परमानेंट रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने कहा कि ये जो इनाम लैंड है, ये इनाम लैंड अब से ख़त्म। ठीक है। जिसके पास में अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो ज़मीन उसके पास नहीं रहेगी। और ये मेनली हमें देखने को मिलता है बॉम्बे वाले रीजन में। और इन्होंने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे में 35,000 जमींदारों की सर्वे की गई, और उसमें से 20,000 जमींदारों से इन्होंने इनाम लैंड ले ली।
और जैसे ये ली तो अब उनके पास क्या होगा, वो तो प्रॉब्लम में आएंगे कि भाई हमारी ज़मीन जो हमें मिली हुई थी उस ज़मीन को आपने हमसे हड़प लिया, हमसे छीन लिया। तो वो इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, रिवोल्ट करेंगे कि भाई हमारी ज़मीन है, हमें वापस दो। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। तो हमें ये रोल देखने को मिलता है। इनाम कमीशन कौन लेके आया, डलहौजी लेके आया, जमींदार उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से हमें बहुत सारे अदर रीजंस देखने को मिलते हैं, अदर रीजंस, और उन अदर रीजंस में हमें जॉब का रीजन देखने को मिलेगा, जहां पे वो क्या करते थे जॉब में। अगर हम बात करें प्रमोशन की बात करें, अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम सैलरीज की बात करते हैं, अगर हम पेंशन की बात करते हैं एंड सो ऑन, पोस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि ये टर्म क्या लिखते थे वो, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। हमारी कंपैरिजन ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि ये हमारे बराबर में बैठने लायक नहीं है। हायर पोस्ट केवल और केवल ब्रिटिशर्स की, हायर सैलरी केवल ब्रिटिशर्स की, अगर सेम पोस्ट पे तो भी हायर सैलरी होगी ब्रिटिशर्स के लिए, सेम पोस्ट पे प्रमोशन मिलेगा, सेम पोस्ट पे वो ब्रिटिशर्स को मिलेगा। इंडियंस छोटे लेवल पे ही है, वहीं पे ही काम कर सकते हैं। इस तरीके का हमें डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, रेसिज्म सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जॉब्स में, सैलरीज में, ज्वाइनिंग करने में। कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके अंदर एज लिमिट छोटी कर दो, क्योंकि इंडियंस पढ़ना लेट शुरू कर रहे हैं तो इनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी, तो इनको क्राइटेरिया से बाहर पहले ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमें यहाँ पे रीजंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं इनको दोबारा से मेंशन करने की कोशिश करूँ कि कौन कौन से ऐसे रीजंस रहे जो पॉलिटिकल रीजंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो पॉलिटिकल रीजंस में पहला रीज़न हमारे पास में सब्सिडरी अलायंस, दूसरा रीज़न डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीसरा रीज़न दैट इज़ बिहेवियर। और वो बिहेवियर किन के साथ में, मुगल्स के साथ में, मराठास के साथ में, और तीसरा अवध्स के साथ में। फोर्थ रीज़न हमें जमींदारी सिस्टम देखने को मिलती है, जमींदार्स। और फिफ्थ रीज़न बहुत सारे अदर रीजंस भी रहे, और उन रीजंस में हमें जॉब का रीज़न बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो ये रीजंस हैं जो पॉलिटिकल रीजंस हमें देखने को मिले, जो 1857 रिवोल्ट को एक तरीके से उठाने में हेल्पफुल होते हैं। पॉइंट समझ आ गया। तो ये है पॉलिटिकल रीजंस। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से सोशियो रिलीजियस रीजन रहे, कौन कौन से हमारे पास में इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, और दूसरे मिलिट्री रीजंस हमें देखने को मिलेंगे। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।